क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो पहला एक्सियम है साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स वो हमने देखा था। अब आज इस क्लास में हम नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है सेकंड क्राइटेरिया थ्योरम जो है हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का वो है ASA। ASA का मतलब है एंगल साइड एंगल। ठीक है, A फिर S फिर दोबारा A, यानी कि पहले एंगल होगा फिर उसके बाद एक साइड होगा और फिर उसके बाद एक एंगल होगा। तो ये क्राइटेरिया क्या होता है और इसका प्रूफ क्या है ये हम आज इस क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल साइड एंगल और इसको बोलते हैं ASA। अब इसमें क्या होता है देखो, ये भी एक क्राइटेरिया है, ये भी एक रूल है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, जो दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे पता करते हैं देखो, सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ABC और दूसरा PQR। ठीक है, सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, एक है ABC और दूसरा है PQR और इसमें हमें एंगल साइड एंगल दिया है। अब ये एंगल साइड का एंगल का मतलब हुआ कि सपोज हमें एक एंगल बराबर दिया, सपोज मान लो कि ये जो एंगल B है ये एंगल Q के बराबर है, ऐसा दिया है। ठीक है, और इस एंगल के जस्ट बाद वाला साइड, इस एंगल के जस्ट बाद वाला साइड, तो इस एंगल के जस्ट बाद हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। सपोज हम नीचे आए हैं तो इस एंगल के जस्ट बाद हमारा साइड जो होगा वो होगा BC और इसी तरह इस एंगल के भी जस्ट बाद हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस एंगल में भी सपोज हम नीचे चलते हैं तो इस एंगल के जस्ट बाद वाला साइड है QR। मतलब हमें ये दिया हुआ है कि BC जो है वो QR के बराबर है। और इसके अलावा देखो एंगल हो गया एक, जस्ट उसके बाद साइड हो गया और उस साइड के जस्ट बाद वाला एंगल है और उस साइड के जस्ट बाद वाला एंगल, तो ये साइड है हमारा। अब इसके जस्ट बाद हमारा ये एंगल मिल रहा है एंगल C। सिमिलरली ये वाला जो साइड है उसके जस्ट बाद वाला जो एंगल है वो हमारा है एंगल R। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। फिर BC और BC किसके बराबर है भाई, QR के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है। ये तीन चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, ASA, पहला हम कोई भी एंगल ले ले, फिर उसके जस्ट बाद वाला साइड और फिर जस्ट उसके बाद वाला एंगल, ये एंगल साइड एंगल का मतलब होता है। ठीक है ना, तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि अगर एक एंगल जो कि बराबर है, फिर एक साइड है जो कि बराबर है और फिर एक कंसेक्यूटिव वाला एंगल दूसरा वाला भी बराबर है अगर, तो हमें ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि हमने इससे पहले सिर्फ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ही पढ़ा है, इसलिए हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को प्रूफ करने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो अब साइड एंगल साइड में हमने क्या बताया था कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर
बाद वाला एंगल यानी कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाए और फिर जस्ट उसके बाद वाला साइड यानी कि बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हम एस ए एस ये क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एक एंगल तो मालूम है और ये साइड भी मालूम है, तो एक ए एस तो मालूम है, हमें देखो एस ए एस लगाना है। लेकिन हमें इस थ्योरम में इस एंगल के बारे में पता है और उसके बाद वाले साइड के बारे में पता है, लेकिन जो ये पहला वाला साइड है इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये दोनों बराबर हो गया नहीं, ठीक है। तो जब हमें नहीं पता है तो इसी साइड को ही हमें बराबर दिखाना है कि कैसे ये ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है। अब देखो ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होंगे या नहीं, इसके लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। अब तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है। ऐसा हो सकता है, जैसे कोई भी दो लाइन दिया है, उन दोनों के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। या तो हो सकता है कि पहला लाइन दूसरे लाइन के बराबर हो, ठीक है ना, ये पहला केस हो सकता है। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है भाई कि पहला वाला लाइन बड़ा हो और दूसरा वाला लाइन छोटा हो, ये भी हो सकता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि पहला लाइन छोटा हो और दूसरा वाला लाइन बड़ा हो। इन तीनों केस के अलावा और कोई भी केस संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें हम हर एक केस को लेंगे और हर केस में हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ए बी और पी क्यू है ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला केस, केस वन। केस वन में क्या होगा कि हम ये मान के चलेंगे कि जो मेरा ए बी है और जो ये पी क्यू है वो दोनों हमारे बराबर है, ये हम मान के चलेंगे, ठीक। तो लेट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। मान लिया कि जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो अगर ए बी हमारा पी क्यू के बराबर है तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि हमें दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है, बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो तुम ध्यान से देखना इसमें कि अगर हमने ए बी को पी क्यू के बराबर मान लिया तो एक साइड तो हमें मिल गया जो कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर, फिर उसके जस्ट बाद एक एंगल हमें मिल गया जो कि ये तो हमें दिया ही हुआ है, गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और ये भी चीज दिया हुआ है कि बीसी हमारा क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब एक एस हो गया ये, फिर ये एक ए हो गया एंगल और उसके बाद ये दूसरा साइड, तो एस ए एस। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम एस ए एस क्राइटेरिया लगा सकते हैं और हमें पता है कि एस एस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। ये एक्सियम है, ये रिजल्ट है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे therefore by SAS rule triangle ABC is congruent to angle PQR। ठीक है, ये हमारा पहला केस है जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि ABC और PQR हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड केस, केस 2। तो चलो केस 2 पे चलें। केस 2 में हमने क्या बताया था कि पहला जो केस था उसमें हमने मान लिया था कि AB और PQ बराबर है। अब जो दूसरा केस है, अब दूसरे केस में क्या हो सकता है भाई, या तो AB बड़ा हो जाए और PQ छोटा हो जाए, या फिर AB छोटा हो जाए और PQ बड़ा हो जाए। यही दो केस पॉसिबल है। सपोज हम सेकेंड केस इसको मानते हैं कि AB बड़ा है और PQ छोटा है। बात समझ में आ रही है?
ए बी हमारा बड़ा है और ए पी क्यू हमारा छोटा है। तो देखो अगर हम फिगर बनाएं, सपोज ये ट्रायंगल हो गया हमारा एबीसी और ये सपोज है मेरा पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे कैसा फिगर बनाया है, किस तरीके से बनाया है कि ए बी जो है वो हमारा बड़ा लगे पी क्यू के, ठीक है। ये हमारा केस 2, हमने मान लिया कि लेट ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। मान लिया हमने कि जो ए बी है वो पी क्यू से बड़ा है। तो अब अगर बड़ा है तो इसका मतलब इस ए बी पे कोई तो पॉइंट होगा, कोई तो पॉइंट डी होगा कि अगर हम इस बी डी की वैल्यू निकालें तो बी डी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। ये हम अपने से मान रहे हैं कि अगर ए बी बड़ा है पी क्यू से, इसका मतलब इस ए बी पे कोई तो पॉइंट होगा कि ये जो डी बी है पूरा यहां से लेके यहां तक, ये जो हमारी लंबाई है वो इस पी क्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखो अगर हमने ये पॉइंट डी ले लिया तो हम क्या करेंगे भाई, डी को सी से मिला दें, डी को सी से मिला दें। अब जैसे ही डी को सी से मिलाएंगे तो ध्यान देना कि अब चूंकि ये जो डी बी है वो हमारा पी क्यू के बराबर है, इसी तरह से हमने इस डी को चूज किया है। डी को हमने किस तरह चूज किया है भाई कि ये जो बी डी लेंथ है वो हमारा पी क्यू के बराबर हो। तो हमने देखो ये डी बी बराबर है पी क्यू के, यहां पे लिखेंगे कि चूज डी ऑन ए बी सच दैट बी डी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये जो बी डी या फिर डी बी जो भी बोलो, जो ये डी बी है वो हमारा पी क्यू के बराबर है। इसके अलावा ये जो एंगल बी है, एंगल बी है वो तो हमारा एंगल क्यू के बराबर ही है। ये तो हमारा थ्योरम में ही है, क्योंकि एंगल साइड एंगल ये दोनों चीज हमें दिया हुआ था भाई। हमें क्या क्या दिया हुआ था, एक एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ये तीन चीज हमें मालूम है पहले से, ठीक। अब इसके बाद हमने देखो डीबी को बराबर लिखा है पी क्यू के, उसके अलावा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और बीसी जो है वो हमारा क्यू आर के बराबर है, बीसी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो अब इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये डीबीसी जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये दोनों क्या हमारे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे भाई, क्योंकि डीबी हमारा पीक्यू के बराबर है तो एक साइड हमें मिल गया। फिर ये जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, जस्ट एक बार एक एंगल मिल गया, और फिर ये जो बीसी है वो क्यू आर के बराबर है तो ये दूसरा साइड मिल गया। तो बाई एस ए एस ये जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये बात समझ आ रही है, डीबीसी जो होगा वो हमारा पीक्यूआर का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ये ध्यान देना, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो फिगर, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं और सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका मतलब जो डीबीसी का ये एंगल सी है वो किसके बराबर होगा
क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है भाई? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि एंगल DCB जो होगा वो हमारा एंगल PRQ के बराबर होगा। ठीक है, एंगल DCB जो है वो हमारा एंगल PRQ के बराबर होगा। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है? हमें जो है दिया क्या हुआ है? हमें तो भाई थ्योरम में ये दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा एंगल है, यानी कि ACB। बट गिवन है हमें कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, हमने प्रूव किया कि DCB एंगल जो है वो हमारा एंगल PRQ के बराबर है, जबकि हमें दिया क्या हुआ है? ACB PRQ के बराबर। तो देखो दोनों में जो राइट हैंड साइड है वो हमारा सेम है, PRQ ही है। इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब therefore एंगल DCB जो होगा वो एंगल ACB के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो DCB यानी कि ये छोटा वाला एंगल है, ये बराबर होगा किसके? ACB यानी कि इस बड़े वाले एंगल। बात समझ में आई है? लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये छोटा एंगल दिख रहा है और ये बड़ा एंगल दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर कैसे हो सकते हैं भाई? सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब ये जो लाइन CD है उसको हम मतलब जो D पॉइंट है उसको हम उठा के A पर लेके आए। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर तभी हो सकते हैं जब ये जो लाइन है ये खिसक के D से खिसक के A पे पहुंच जाए, तो ये जो CD है वो फिर से हमारा CA बन जाए। बात समझ में आ रही है? और जब ये CD जो है CA पे बन जाएगा तो इसका मतलब ये जो AB है वो हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कब पॉसिबल हो सकता है भाई? जब ये D और A दोनों को हम एक ही पॉइंट पे कर दें, यानी कि ओनली व्हेन B एंड A कोइंसाइड। ठीक है, ओनली व्हेन B एंड A कोइंसाइड। ठीक है, तो जैसे ही D और A कोइंसाइड हो जाएगा तो ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो जाएंगे। अब जैसे ही D और A हमारा कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब D हमारा A ही है, क्योंकि D भी वही है, A भी वही है। इसका मतलब चाहे तो A बोलो चाहे तो D बोलो। तो अब देखो हमने क्या माना था भाई कि जो BD है वो हमारा PQ के बराबर है, और चूंकि हमने बोल दिया कि D हमारा A ही है, D को हमने A ही बोल दिया, इसका मतलब ये जो D है उसकी जगह पे हम A रख सकते हैं। इसका मतलब ये BA बराबर PQ हो जाएगा। BA बोलो या फिर AB बोलो, बात एक ही है। तो BA का मतलब यहां से लेके यहां तक, तो ये जो AB है वो हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो therefore जैसे D और A कोइंसाइड होंगे तो AB जो होगा वो हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही AB और PQ के बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इज इक्वल टू PQ। अभी हमने प्रूव किया है कि AB PQ के बराबर। एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। और इसके अलावा जो हमारा BC है वो QR के बराबर है। ये सब गिवन है। BC जो है वो QR के बराबर है। AB इज इक्वल टू PQ का हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हम कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमें गिवन है, और BC इज इक्वल टू QR ये भी हमें गिवन है।
देखो भाई एक साइड हो गया, फिर उसके जस्ट बाद वाला एंगल ए और उसके जस्ट बाद वाला फिर हमें एक साइड मिल गया। तो बाई एस ए एस, देयरफॉर बाई एस ए एस रूल हम क्या कह सकते हैं भाई कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है, ये हमारा सेकंड केस है। बात समझ में आ रही है? देख लो एक बार सेकंड केस को। चलो अब हम थर्ड केस पे चलेंगे जो कि हमारा लास्ट केस है। ठीक है, चलो देखो भाई, जो थर्ड केस है वो भी हमारा बिल्कुल सेकंड केस जैसा ही है। तो केस थर्ड, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला ट्रायंगल है उसको हम छोटा बना देंगे, यानी कि ABC, और सपोज जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसको हम बड़ा बना देंगे, PQR। अब इसमें देखो, अब हमने यहाँ पे क्या माना भाई कि जो हमारा AB है वो छोटा है PQ से, हमारा जो AB साइड है वो PQ साइड से छोटा है। ये हमारा थर्ड केस है। तो देखो हम यहाँ मानेंगे लेट AB इज लेस देन PQ। ठीक है, AB जो है वो हमारा PQ से छोटा है। तो अगर AB हमारा PQ से छोटा है तो जैसा हमने सेकंड केस में किया था सेम टू सेम वैसा ही हम थर्ड केस में करेंगे कि जो हमारा बड़ा वाला साइड है यानी कि PQ, इसमें कोई तो पॉइंट होगा, सपोज S सच दैट ये जो SQ है, ये जो यहां से यहां तक SQ है वो हमारा AB के बराबर हो। ठीक है, ये जो है SQ जो है वो हमारा AB के बराबर हो। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें मालूम क्या क्या है, इसमें हमें मालूम है कि एंगल B एंगल Q के बराबर है, ये हमें मालूम है। फिर ये जो BC है वो QR के बराबर है, ये भी हमें मालूम है। और ये जो एंगल C है वो हमारा किस एंगल के बराबर है भाई, एंगल R के बराबर है। ये तीन चीज हमें गिवन है, ये तो याद रखना है। ठीक है ना, ये तीन चीज हमें मालूम है, दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे S इस तरह से लिया है कि ये जो SQ है वो हमारा AB के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूज S on PQ such that SQ is equal to AB, SQ is equal to AB। ठीक है, अब जैसे ही SQ और AB बराबर हुआ तो हम क्या करें, S को R से मिला देते हैं, S को R से मिला देते हैं। अब जैसे ही हम S को R से मिलाएंगे तो हमें देखो दो ट्रायंगल मिलेंगे छोटे छोटे। कौन कौन से भाई, एक होगा ABC और दूसरा होगा SQR। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल SQR, ABC वाले ट्रायंगल और SQR वाले ट्रायंगल में AB बराबर SQ है, AB बराबर SQ है, एंगल B बराबर एंगल Q है, एंगल B बराबर एंगल Q है, और BC बराबर QR है, BC बराबर QR है। ठीक है, तो देखो ये AB इज इक्वल टू SQ, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, बाई कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमारा गिवन है,
और BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमारा गिवन है। ठीक, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस रूल से, SAS से, क्योंकि ये एक साइड हो गया, फिर उसके जस्ट बाद एक एंगल हो गया, फिर उसके जस्ट बाद दूसरा साइड हो गया। तो हम यहां लिखेंगे therefore by SAS triangle ABC is congruent to triangle SQR। ठीक है, ABC जो ट्रायंगल है वो हमारा SQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब therefore by CPCT हम क्या लिख सकते हैं? CPCT का मतलब देख लो भाई, फिर हमने बताया था इसके पहले वाले केस में, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल ACB है, मतलब कि ये एंगल ACB ये बराबर होगा किसके? SRQ के, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल SRQ, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है भाई? ये ACB किसके बराबर दिया हुआ है? PRQ के बराबर। ये हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम में गिवन था, बट गिवन है भाई क्या कि एंगल ACB इक्वल है एंगल PRQ के। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है कि ACB जो है वो एंगल PRQ के बराबर है। तो देखो भाई, ACB हमारे यहाँ पे एंगल SRQ के बराबर है, और ये गिवन है कि यहाँ में ACB जो है वो एंगल PRQ के बराबर है। तो दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ACB है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी हमारा बराबर होना चाहिए। तो जब बराबर होना चाहिए, therefore एंगल SRQ इक्वल्स टू एंगल PRQ, एंगल PRQ। तो देख लो भाई, SRQ मतलब ये छोटा वाला एंगल बराबर है किसके? एंगल PRQ के, इस बड़े वाले एंगल। तो ये छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल के बराबर कब होगा भाई? अभी जस्ट पहले, इसके पहले वाले केस में यही किया था कि ये छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल के बराबर कब होगा? जब ये पॉइंट S जो है वो हमारा उठ के कहां पे चला है? P पे चला है। इसका मतलब ये जो SR वाला जो लाइन सेगमेंट है वो खिसक के कहां पे चला जाए? PR के बराबर हो जाए। ठीक ना, और जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब कि S और P हमारे सेम पॉइंट हो जाएंगे, वो दोनों हमारे कोइंसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, this is possible only when, this is possible only when S and P coincides, S and P coincides। ठीक, अब जैसे ही S और P हमारा कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब हम S की जगह पे P लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर S और P कोइंसाइड करता है तो हमारा जो ये SQ है उसको हम SQ ना बोल के PQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि S तो मेरा P ही है। तो जब S मेरा P ही है तो चाहे S लिखो चाहे P लिखो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो सिंस SQ जो है वो हमारा AB के बराबर है और S और P हमारा कोइंसाइड कर रहा है, therefore PQ also equals to AB। ठीक है, अब PQ और AB हमारा बराबर हो गया, तो हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम अब क्या लेंगे भाई? देखो AB इज इक्वल टू PQ है, AB इज इक्वल टू PQ है भाई, ये हमने अभी प्रूफ किया, प्रूफ देखो। फिर एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ये तो हमें गिवन है, और BC इज इक्वल टू QR है, ये भी हमें
गिवन है, ठीक है। तो बाई SAS, therefore by SAS congruency rule, by SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। तो देखो भाई, इस थ्योरम में टोटल 3 पार्ट थे, 3 केसेस थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। और तीनों केस में हमें दोनों जो ट्रायंगल्स हमारे पास दिए गए थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ठीक है। तो हर केस में जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये हर तरह से ये कॉन्ग्रुएंट है। कोई सा भी हम केस ले लें तो उसमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है तीनों केस मिला के ASA का टोटल प्रूफ होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आप इस थ्योरम को बार बार देखिएगा, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसको बार बार देखिएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब अगले जो मेरा क्लास होगा उस क्लास में हम इस ट्रायंगल चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ऑफ करते हैं, ठीक।